हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बायो की क्लास होगी ये। आप चैप्टर देख सकते हैं। आपका अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपका क्या गिवन है गाइज, वर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, वर्ड ऑफ लिविंग के अंदर लाइफ प्रोसेस के बारे में गाइज ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें है क्या क्या ये देख लो। सबसे पहले लिविंग थिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में पढ़ोगे। रेस्पायरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम बेसिक बारे में जानेंगे, किसके बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में। और साथ में गाइज हेट्रोटाइपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप किस में चले जाओगे, डाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये न्यूट्रिशन, इसको कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो छोटी छोटी वीडियोज होंगी और इजीली आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ लो, उसके बाद क्या कर लोगे गाइज, आपको इजी समझ आ जाएगा। एमसीक्यू आप लगा सकते हो आराम से, कोई डाउट होगा नहीं उसमें। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पे जाए गाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले रखा गया है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस होती क्या है। देखो, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, मतलब लाइफ को जीने के लिए द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। जीवित रहने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जीवित रहने के लिए जिस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है या जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है गाइज, आपका लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमें जीवित रहने के लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं ना, पोषक तत्व लेते हैं, तो न्यूट्रिशन आ जाएगा। फिर रेस्पायरेशन होता है, तो ये रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब आपका किसके अंदर आता है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। अगला टॉपिक इसके अंदर आ जाता है गाइज, क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, अब किसी भी जिंदगी का क्राइटेरिया क्या होगा, कब आप बोलोगे कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में है। तो दो चीजें मेन होती हैं। एक होती है आपकी ग्रोथ, अगर कोई भी ग्रोथ कर रहा है, जैसे इंसान को ले लो, इंसान पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है ना, तो हम बोलते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है, मतलब सजीव है। दूसरा पार्ट गाइस इसका होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का मतलब अगर कोई भी वस्तु गतिशील है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, तो तब भी आप बोलोगे कि वो क्या है, आपकी लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर, उसके अंदर लाइफ है, वो सजीव थिंग के अंदर आती है। तो ये मूवमेंट का देख लेना है आपको, गति। जैसे हम गति करते हैं, पेड़ भी आपके क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अमीबा को ले लो आप, ये सब थिंग्स हमारी किसके अंदर आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर, और ये क्राइटेरिया ऑफ लाइफ हो जाएगा। उसके बाद अगली टॉपिक जो आपको समझना है वो समझना है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो वैसे न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है। न्यूट्रिशन मतलब हुआ गाइज आपका पोषक तत्व। किससे संबंध है इसका, पोषक तत्व से संबंध है। तो पोषक तत्वों में क्या आ जाएगा, देखो हमें जीने के लिए फूड चाहिए ना, फूड में आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा। उसके बाद आपको क्या, जिससे हमें एनर्जी मिल सके, ये सब हो गया। हमें फूड चाहिए क्यों, जिससे हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलने पर हमें क्या होगा, रिपेयर हो जाएगी बॉडी। बॉडी हमारी एक मशीन की तरह वर्क करती है। तो जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाते हो रिपेयरिंग के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होती है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जो ये फूड प्रोवाइड करवाता है, या कह सकते हो न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, टू इनटेक फूड, सिंपली ये है। तो ये टाइप्स अगर हम बात करें, जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है गाइज आपका हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है स्वयंपोषी, और दूसरा क्या हो जाता है आपका हेट्रो मतलब परपोषी, या इसी को बोला जाता है विषमपोषी। या तो परपोषी बोल लो, या फिर क्या हो जाएगा आपका विषमपोषी। अब देखो नाम से ही लग रहा। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफिक। किस किस से मिलकर के, ऑटो प्लस ट्रॉफिक, दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
सेल्फ का मतलब खुद से, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट, मतलब पोषक तत्व या खाना कह सकते हो, ठीक है, सिंपली नरिशमेंट। तो पूरा ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे वस्तुएं जो अपना खाना खुद बनाती हैं, जो खाना या जो अपना फूड क्या करें, खुद बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, सर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मैं आपसे बोलूंगा प्लांट्स। क्या प्लांट्स अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं? नहीं, उनको सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, उनका O2 चाहिए, और वो खाने को क्या कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ऐसे ही एल्गी जो होता है, ठीक है, एल्गी भी आपका क्या होता है गाइज, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, नीला हरित शैवाल कहते हो जिसे आप, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। देखो तीनों एग्जाम्पल लिखाए हैं, याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा स्वयं पोषी है या ऑटोट्रॉफिक है, तो जितने प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाते हैं, मतलब अपना खाना क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारे टॉपिक में है प्लांट से रिलेटेड, मतलब प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स के लिए जो प्रोसेस होती है गाइज, सबसे पहले हम प्रोसेस अगर देखें तो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को क्या बोला जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पौधों के द्वारा। और हिंदी वालों के लिए लिख दे रहा हूं मैं गाइज, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाता है। किससे, पौधों के द्वारा। अब यहाँ पर फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट से होता है, एंड सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, मतलब लाइट को कंबाइन करके जो भोजन बनाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाएगा। जैसे आप खाना बनाते हो ना, तो आप खाने बनाने में जैसे चाय बनाई, तो चाय के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल पानी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, चीनी आ जाएगी। ऐसे ही पौधों को अपना खाना बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है मेन, वो है CO2, और दूसरा क्या होता है आपका, वाटर होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या है पूछता है, तो CO2 प्लस वाटर, ये मेन है, होंगे और भी आपका, ठीक है। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल मेरे पास CO2 था, साथ में मैंने वाटर था, यही था। अब इस ये CO2 कहां से लेंगे, CO2 एयर से आएगी, एंड वाटर कहां से मिलेगा गाइज, वाटर आपको मिल जाएगा कहां से, ये आ जाएगा जड़ों से, मतलब सॉइल से मिलेगा पौधों को। गिव्स अस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अच्छा वाटर को आप वाटर तो लिखोगे नहीं, तो हम वाटर को क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में नेम तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ हमने लिख दिया H2O। जब H2O के साथ रिएक्शन करवाई, किस में, सनलाइट में, क्योंकि बिना सनलाइट के तो भोजन हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकते हैं। साथ में यहाँ क्या होता है गाइज, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, जो भी सनलाइट आती है, जैसे ये आपकी पत्ती है, इस पत्ती पे सनलाइट पड़ेगी ना, अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इस क्लोरोफिल के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। ये 6 कार्बन वाले ग्लूकोज में बदल जाएगा, C6H12O6, साथ में आपकी O2 निकल जाती है, और साथ में 6H2O बन जाएगा। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है। यहाँ आप 6 लगा लो, यहाँ 12 लगा लो, तो पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट आपकी बैलेंस हो जाएगी। आई थिंक पता चल गया होगा। देखो ये आपके रॉ मटेरियल हैं, ये दोनों क्या हैं, आपके रॉ मटेरियल है। जो आपका प्रोडक्ट बना है ये C6H12O6, ये आपका मेन प्रोडक्ट कहलाता है। मेन प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये पौधों को इनका क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। ये जो 6O2 एंड H2O हैं, ये दोनों क्या हैं गाइज, इनको कहा जाता है बाई प्रोडक्ट, और हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, द्वितीयक उत्पाद, क्योंकि इनका काम पौधों के लिए कुछ नहीं है,
क्या ऑक्सीजन से फिर पौधे कुछ करेंगे? नहीं करेंगे ना। ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है और इनके लिए क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है या आप कह सकते हो द्वितीयक उत्पाद है। अब एनर्जी कन्वर्जन की बात करें कि कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूं कि क्या आपको आएगा, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में या प्रकाश फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कहां से मिली, आप बोलोगे सर लाइट, और लाइट में कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर रोल ऑफ क्लोरोफिल मैंने आपको बता दिया। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, मतलब सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइट हो गई, टेम्परेचर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ज्यादा देखना नहीं है आपको। इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इवेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, सूर्य, देखो अगर ये पत्ती है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश इसके पास आएगा, ये सनलाइट आएगी, तो पहली प्रोसेस क्या हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश का पत्तियों पर आना, और यहाँ क्लोरोफिल जो होगा, क्लोरोफिल इस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर आप केमिकल एनर्जी मिल गई है तो उसके बाद ये ही केमिकल एनर्जी इस CO2 और H2O को किसमें, ग्लूकोज में क्या कर देगा गाइज, आपका कन्वर्ट कर देगा, साथ में ऑक्सीजन निकलेगी और H2O निकलेगा, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ हो गया। पूरा प्रोसेस मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। गैसें कौन सी यूज होती है पूछता है अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो आप बोल दोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो बाई प्रोडक्ट मतलब द्वितीयक उत्पाद, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इतने में कोई होगा नहीं। क्वेश्चन अगर पूछे 6CO2 जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से ली जाती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का यूज कहां से करते हैं, तो अपने वातावरण से, जो लैंड प्लांट्स हैं, जो स्थल में रहने वाले प्लांट्स हैं, वो कहां से करेंगे इसका यूज, अपने एयर से कर लेंगे। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो कहां से, पानी से CO2 को लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी गाइज, वाटर एंड मिनरल्स की, ये जो वाटर आया हुआ है, ये वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था गाइज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात आएगी कि सर हेट्रोट्रॉफिक होता क्या है, तो हेट्रोट्रॉफिक को हिंदी में क्या बोला जाता है, मैंने बताया आपको, विषम पोषी। नाम से ही लग रहा ना, ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, हेट्रो मतलब जो अपना फूड क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, फूड दूसरों से बनाते हैं। जैसे आप हमको देख लो, हम क्या करते हैं, अगर हम शाकाहारी लोग हैं तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स का यूज करेंगे या प्लांट्स से हेल्प लेंगे अपना खाना बनाने में, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, जो भी खाते हो, ठीक है। अगर आप क्या हो, मांसाहारी हो, तो फिर दूसरे जानवरों को खाओगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड या अपना नरिशमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये भी कितने टाइप का होता है गाइज, आपका 2 टाइप का हो जाएगा। पहला टाइप क्या कहलाता है आपका, फर्स्ट होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, SAPROPHYTIC, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आपको स्पेलिंग से ज्यादा कुछ करना नहीं है वैसे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या हो जाता है, अच्छा सेप्रोफाइटिक को हिंदी में क्या कहते हैं ये पूछोगे, इसको कहा जाता है मृतोपजीवी। देखो हिंदी में देखोगे तो इसको कहोगे मृतोपजीवी। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और इसको क्या बोला जाता है गाइज, इसको बोला जाता है परजीवी। क्या बोला जाएगा, परजीवी न्यूट्रिशन। अब देख लेते हैं इनमें होता क्या क्या है। तो गाइज
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मरे हुए जीवों से बनाए, मरे हुए जीवों से अपना क्या बनाए, खाना बनाए। आपने देखा होगा ना, बहुत से क्या होते हैं गाइज, जैसे कोई चीज मर गई या सड़ी गली चीजों पर आप कीट देखते होगे, वहां क्या हो जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो? क्योंकि वो अपना भोजन ही मरी हुई प्राणियों से बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखने, बस आपको एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फंजाई हो जाएगा, फंजाई को हिंदी में क्या बोला जाता है, कवक, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। हेट्रोट्रॉफिक दो टाइप का होता है। हेट्रोट्रॉफिक क्या हो जाएगा, पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो अपना फूड मरे हुए प्राणियों से बनाते हैं। आंसर एग्जाम्पल कवक और बैक्टीरिया। अब दूसरी बात आएगी, सर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी बता दो। तो देखो, पहला क्या है आपका, पहला तो मरे हुए से बनाया, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जो दूसरे की बॉडी से बनाए, लेकिन वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मरे हुए बॉडी से, मरे हुई बॉडी से कोई खाना बनाएगा तो उसे मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक कहा जाएगा। पैरासाइटिक क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर लिविंग होस्ट। अब इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। अब दूसरे की बॉडी से खाना कैसे बन सकता है, ये सोचो। हो सकता है ये मनुष्य है, ये आपका क्या है, ए प्राणी है। इस प्राणी के अंदर ही जो चीजें होंगी उनसे क्या होगा, खाना बनाएगा। जैसे टैपवॉर्म हो गया, फीताकृमि कहते हो जिसे, हमारे अंदर भी कीड़े होते हैं ना, तो वो जो फूड बना रहे हैं वो हमारी बॉडी से ही तो फूड बना रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर ही। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड दी बॉडी रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना खाना बनाते हैं, उनको बोला जाता है एंडोपैरासाइटिक। उनको क्या बोला जाता है, एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब कुछ क्या होंगे जो हमारी बॉडी में बाहर से भी फूड बनाएंगे। अब ऐसे एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा लीच, लीच का नाम सुना होगा, ठीक है। एक तो हो गया लीच, जिसको आप हिंदी में कहते हो जोंक। जोंक क्या करता है, आपकी बॉडी के बाहर लग के आपका खून को क्या करता है, चूसता है ना वो, तो वो बाहर वाला है, तो उसको क्या बोलोगे, एक्जोपैरासाइटिक। क्या हो जाएगा, एक्जोपैरासाइटिक। ऐसे ही जू होते हैं, जो जू को लीस बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, LICE, लीस, और हिंदी लिख दे रहा हूं मैं जू। ये हमारे बनाएंगे हमारी बॉडी से ही, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड बनाएंगे, लेकिन बॉडी के अंदर ना रहकर बॉडी के बाहर से फूड बनाया जाता है। ऐसे ही आप मच्छर भी कह सकते हो एक टाइप से, क्योंकि मच्छर भी बाहर से ही है। दूसरा आपका एंडोपैरासाइटिक, ये क्या होते हैं, शॉर्ट में लिखूं मैं अगर, तो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, किसके, होस्ट बॉडी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा अभी वायरस फैला हुआ है ना, वायरस भी हमारी वैसे डेड होता है वो, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फिर अपना फूड बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करेगा। ये हो गया एक्जोपैरासाइटिक, ये बॉडी के बाहर होते हैं। कहाँ हो जाएंगे, बॉडी के बाहर। दोनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिए, टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म, ये एंडोपैरासाइटिक हैं। टेप वॉर्म फीताकृमि कहते हो जिसे, ठीक है, एंड राउंड वॉर्म गोल कृमि। और राउंड वॉर्म ये एग्जाम्पल है आपका एंडो का। एक्जो का एग्जाम्पल क्या है, लीस एंड लीच। जोंक हो गया, जू हो गया, मच्छर हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, सॉरी हाँ, हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी पैरासाइटिक, और पैरासाइटिक में भी दो, एंडो और एक्जो। एंडो को हिंदी में कहा जाता है अंतः परजीवी, ये याद रख लेना। अब हो गया गाइज हमारा इतना न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, देखो, एक तो हो गया सेप्रोफाइटिक, एक हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक और होता है हेट्रो में, और उसको बोला जाता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। अब बात आएगी सर होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी तक हमने गाइज जितना भी ऊपर पढ़ा, इनमें क्या था, ये कुछ तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब सिंगल सेल्यूलर आप कह सकते हो, जैसे अमीबा वाले हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक ही कोशिका से खाना खा भी लेंगे, उसी से सांस भी ले लेंगे, उसी से भोजन को क्या कर देंगे, बाहर भी कर देंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो उनमें, जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर खाना खाने के लिए अलग सेल होगा, प्रोसेस होगी, ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए अलग होगा, एक्सक्रिएशन के लिए अलग होगा। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, होलोजॉइक न्यूट्रिशन
तो इसके अंदर क्या आ जाएगा गाइज आपका अमीबा जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है आपका। पैरा फिर ठीक है, एनिमल्स जितने भी हम जानवर हो गए, क्योंकि इंसान भी जानवर के अंदर ही आ जाता है, ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स बोल सकते हो, ठीक है। पैरामीशियम एक याद रखना, एक कौन सा होता है पैरामीशियम, ये सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आ जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या था, ये पूरा का पूरा फूड लेंगे, पूरा फूड इनटेक करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे गाइज, डाइजेस्ट करेंगे, मतलब पचाएंगे। ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल आपने देखा होगा, दूसरी बॉडी में जो खाना है ना डायरेक्टली उसको खा के वो अपना काम चला लेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, पहले फूड को इनटेक किया जाएगा, फिर उसमें एंजाइम मिलेंगे, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू उससे एनर्जी निकाली जाएगी, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। स्टेप्स क्या क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये समझ लो। तो 4 स्टेप बेसिकली होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा इंजेशन। इंजेशन को क्या कहते हैं, खाना खाना। सिंपली जो आप खाना खा रहे हो ना उसी को इंजेशन बोला जाएगा, जो आपने माउथ में डाल दिया है वो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इस खाने को डाइजेस्ट करोगे, दूसरी प्रोसेस क्या होती है आपकी, डाइजेशन हो जाएगी, मतलब खाने को क्या करना, पचाना। ये आपसे सीक्वेंस पूछेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन में, क्रम बताओ कि सबसे पहले क्या आता है, तो इंजेशन सबसे पहले, डाइजेशन आ जाएगा, डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन बोला जाता है, एसिमिलेशन थर्ड प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन को ही एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, आपने खाना खा लिया, खाने को पाचन भी कर दिया, उसका पाचन भी हो गया, अब उस खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे ना, तभी तो फिर जब ऊर्जा मिलेगी तभी क्या होगा, उस खाने का आपको फायदा मिल पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि खाना खा दिया उससे एनर्जी नहीं मिली तो क्या कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो एसिमिलेशन में उस खाने का क्या किया जाता है, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, और जब एनर्जी निकल गई है उससे तो कुछ क्या हो जाएगा, जैसे सब्जियां काटते हो तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। और ये क्या हो जाएगा, खाने को बाहर निकालना या रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना आपको नहीं पचा हुआ है उस खाने को बॉडी से बाहर निकालना कौन सी प्रोसेस में आता है, इजेशन के अंदर आता है। जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करेंगे वो सब प्रोसेस इसमें होगी, इंजेशन भी होगा, डाइजेशन भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा, ठीक हो गया, और इजेशन हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चले जाएंगे गाइज ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ह्यूमन बींग्स में क्या, अब आप देखोगे कैसे ये प्रोसेस होगी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, मानव शरीर विज्ञान में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो खाने को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। श्वसन तंत्र होता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, जहां से आप सांस लेते हो। परिसंचरण तंत्र हो गया जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, कुछ ग्लैंड्स होंगी आपके अंदर, ठीक है। तंत्रिका, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल के बारे में, और प्रजनन, रिप्रोडक्टिव। इन सब चीजों से हमारी बॉडी, मानव की बॉडी क्या है, बनी हुई है। तो सबसे पहले आज हम करने जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अंदर होता क्या क्या है ये पढ़ेंगे। देखो पाचन तंत्र में बेसिकली 2 चीजें होंगी, एक आहार नाल और दूसरी ग्रंथियां। अब मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, पहले ये देख लो आप। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप ये देख सकते हो, देखो सबसे पहले सैलाविरी ग्लैंड, ये माउथ है ना, माउथ से आप क्या करोगे, इसे लार ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ से आपका एमिलेज निकलेगा। आपने देखा होगा लार जो आता है ना वो पानी क्या करता है, फूड को गीला कर देता है। तो जब खाना गीला हो जाएगा तो इजीली क्या हो जाएगा, वो इस पाइप के थ्रू, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा, स्टमक यानी आमाशय में चला जाएगा। इसको ओसोफेगस या आप कह सकते हो आहार नली कहा जाता है। फिर ये पेट से जुड़ा होगा। फिर यहाँ हमारे स्टमक में क्या होंगे, कुछ क्या निकलते हैं गाइस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकलती हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, जूस निकलेगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब यहाँ से निकलेगा। फिर यहाँ स्पिंचर के थ्रू
पैनक्रियाज जुड़ा होगा, देखो यहाँ पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है, ये पैनक्रियाज है मतलब जिसे अग्नाशय कहा जाता है। फिर अग्नाशय से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से भी जूस निकलता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अभी सब बताऊंगा, बस अभी डायग्राम देख लो। यहीं पर गाइस छोटी आंत निकली है, देखो छोटी आंत पूरे में फैली हुई है। छोटी आंत में क्या होता है, खाने का अवशोषण, जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आपके फैट बच गया है, सबका एब्जॉर्प्शन, फूड का डाइजेशन कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंस्टेंटाइन मतलब छोटी आंत में होता है। फिर यहीं पर आपको लार्ज इंस्टेंटाइन मिल जाएगी, देखो बड़ी आंत कहा जाता है। यहाँ गॉल ब्लैडर है आपकी, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। ये लीवर है, और लीवर को क्या बोला जाता है, यकृत। तो ये पूरा डायग्राम है, कैसे कैसे खाना, अब आपको ये डायग्राम याद कर लेना है, देखना है, इसी को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल बता दी मैंने, इसे एसोफेगस बोलते हैं जिसे आहार नाल। माउथ हो गया, ओसोफेगस फूड पंप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, एनस क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, जो आप रेक्टम लिखा हुआ था नीचे। फिर ऐसी ग्रंथियां कुछ होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में, तो आप क्या बोलोगे, लीवर। यह क्या करता है, फैट और वसा को डाइजेस्ट करने में सहायक करता है। क्वेश्चन पूछता है फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो कौन डाइजेस्ट करता है, लीवर में होता है। पैनक्रियाज की बात करें, अग्नाशय, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में सहायता लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक जूस, ये सब ग्लैंड्स के अंदर आएंगे। अब एक एक करके समझते हैं काम क्या होता है। देखो तो देखो गाइज, स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जो हमारा पेट है, ठीक है, अमाशय है, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। पाचन क्रिया, डाइजेशन, मानव के मुख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वन लाइनर में डायरेक्टली जो एनसीईआरटी के हैं वो है। क्वेश्चन बोलेगा डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, लीवर, और ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दे देगा, तो कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ मतलब मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पाचन स्टार्ट हो जाता है, कहां से, माउथ से हो जाता है। ये मैंने प्रोसेस बताई थी आपको, देखो इजेशन होता है खाना खाना, फिर डाइजेशन हो जाएगा, पाचन उसका, एब्जॉर्प्शन को ही एसिमिलेशन बोला जाता है, अवशोषण, और फिर इजेशन के थ्रू क्या कर दोगे, खाने को बाहर निकाल दोगे। अब यहाँ पर देख लो, सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं एंजाइम को स्रावित करती हैं। एंजाइम 3 जगह से स्रावित होता है। अब ये सैलाइवरी ग्लैंड जो हमारा मुख है ना, मुंह से क्या होते हैं, 3 जगह से एंजाइम को रिलीज किया जाता है। कहाँ कहाँ से, पैरोटॉइड ग्लैंड होती है एक, जो जीभ के ऊपर से है। सब मैंड्यूलर ग्लैंड होगी आपकी, सब लिंगुअल ग्लैंड होगी। तो इतना ज्यादा अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, बस ये याद रख लो, एंजाइम 3 जगह से स्रावित होता है, और इससे जो एंजाइम रिलीज होता है लार ग्रंथि से, उसको क्या बोला जाता है, उसे लाला रस बोला जाता है। लार, ठीक है, लाला रस बोला जाता है, जो लार ग्रंथियां क्या करती हैं आपकी, निकालती हैं। अब यहीं पर बात आती है एंजाइम की। एंजाइम क्या होते हैं, देखो भोजन जटिल होता है, जो आप खाना खाते हो ना, खाने में कार्बोहाइड्रेट काफी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सबसे पहले क्या करा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी में जैव उत्प्रेरक इसको छोटे अणु, बहुत बड़े बड़े पीसेज होते हैं आपके खाने के, तो लार जब उसमें मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कण में हो जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे उस फूड के। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। तो जो हमारे जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटलिस्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बायो कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में आपकी हेल्प करते हैं। लार में एमिलेज पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी सलाइवा है, जो आपका लार है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सर एमिलेज पाया जाता है। ये स्टार्च को क्या करता है, खंडित करता है, मतलब ब्रेक कर देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। नेक्स्ट है आपका मुंह से आमाशय, स्टोमच तक भोजन। अब जो ये मुंह है ना, मुंह से आमाशय तक हमने देखा था, डायग्राम देखो इधर,
ये माउथ से लेकर के, ये है आपका माउथ से लेकर के कहाँ तक, स्टमक तक जो खाना जाता है वो किसके थ्रू जाता है, आहार नाल के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है, ओसोफेगस बोला जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, खाना ग्रसिका या ईसोफेगस से क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। अब देखो जब ये खाना जाता है, इस आहार नाल से खाना जाएगा तो यहाँ एक मोशन होता है, और इस मोशन को क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मोशन बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचक गति बोला जाता है। सांप को देखा है आपने, सांप जब खाना खाता है तो क्या होता है, इधर से आगे, इधर से खाना नीचे जाएगा, फिर ये इस तरीके से दिखता है ना। तो यही जो मोशन होता है, इस मोशन को क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मोशन या क्रमाकुंचक गति बोला जाता है। ठीक है, हिंदी भी देखो कितनी टफ है। तो पेरिस्टाल्टिक मोशन समझ लो, बस हो गया। अगला आ जाता है गाइज आपका पैनक्रियाज। अग्नाशय का क्या काम होता है, देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट का डाइजेशन करता है। तो पैनक्रियाज का एक काम, जो भी खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। लीवर में फैट का पाचन होता है, ये बता दिया था और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है फैट का पाचन या डाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, छोटी आंत। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अगर अनडाइजेस्टेड है तो उसे डाइजेस्ट करता है। पहला काम तो किसने कर दिया, इस अग्नाशय ने कर दिया, पैनक्रियाज में डाइजेस्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर कुछ फूड बच जाता है, क्या होने से गाइज, आपका डाइजेस्ट होने से बच जाता है, तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाएगा। यह अमाशय, अमाशय मतलब स्टमक की पेशीय भित्ति, मस्कुलर वॉल्स, भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी आपकी, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर आपका बाइल जूस भी रहेगा, पैनक्रिएटिक जूस भी निकलेंगे, तो सब खाने को मिक्स किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर है स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्वेश्चन पूछेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारे स्टमक मतलब अमाशय की वॉल्स में होती हैं, जो डाइजेशन में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, इन सब का क्या करती है गाइस, स्रावित करती है, मतलब इनको निकालती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड समझो दो टाइप से, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेंगे और दूसरा होता है आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम क्या है, ये खाने को अम्लीय बनाएगा, मतलब एसिडिक नेचर का बनाएगा। आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर क्या होगा, बहुत से बैक्टीरियाज होंगे ना, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारे खाने में, उनको मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी क्या करती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर ग्रंथियां वो क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। खाने को अम्लीय बनाया जाता है, किसके द्वारा पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है प्रोटीन डाइजेस्टिव, मतलब हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करती है। कैसे, एक तो पेप्सिन, ये पेप्सिन आपकी क्या है गाइस, हार्मोन है, ठीक है, सॉरी पेप्सिन क्या है, एंजाइम, और दूसरा क्या, म्यूकस। तो पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है, डाइजेस्ट प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है अगर पूछता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, पेप्सिन के द्वारा। अब सर ये म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस क्या करेगा, ये है आपका HCl, और HCl होता है एसिड। हमारी बॉडी के लिए एसिड बहुत ही क्या है, हार्मफुल होता है, वो क्या कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो ये स्टमक है ना, स्टमक की वॉल्स को इस HCl से बचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इस म्यूकस के द्वारा किया जाता है। म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। पेप्सिन को पेप्सिन ही बोलते हैं, जिसके अन्य नाम है मैं बता दूंगा, उसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम जो है वो इंग्लिश में ही होते ज्यादातर। तो ये म्यूकस का काम पता चल गया, हमारे अमाशय, ठीक है, हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पेप्सिन क्या करता है, जो भी आपका प्रोटीन है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये देख सकते हो आप यहाँ, पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है। म्यूकस स्टमक में इनर लीनिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। इनर लीनिंग मतलब जो अमाशय की अंदर वाले पार्ट है, जो अंदर दीवार होगी ना, वॉल होगी, उसको HCl से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा।
नेक्स्ट है स्टमक से फूड स्पिंचर के द्वारा छोटी आंत में जाता है। अब देखो यहाँ ये आपका स्टमक है, ये स्टमक से छोटी आंत जुड़ी है, तो ये छोटी आंत स्टमक से खाना यहाँ जो जाएगा छोटी आंत में, यहाँ क्या लगे रहते हैं, एक गेट वॉल होता है जिसको स्पिंचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइज? स्पिंचर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हमारा फूड जो है वो किसके थ्रू छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो आप बोलोगे स्पिंचर के थ्रू। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो भी आपकी आहार नाल है, ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है पूछता है, तो आप बोल दोगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन। यह कुंडलित होती है जिस कारण अधिक स्थान नहीं घेरती है। अब आप देख सकते हो यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, ये कुंडलित है ना, तो क्या हो जाएगी, स्पेस ज्यादा नहीं घेरती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। शाकाहारी घास खाने वाले पशुओं की छोटी आंत लंबी, जबकि मांसाहारियों की आंत क्या होती है, छोटी। अब जो हमारे घास वास खाते हैं उनको क्या होता है, ज्यादा लंबे आहार नाल की जरूरत या इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, और जो मांसाहारी होते हैं क्योंकि वो फूड डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। देखो याद रखना, जो भी फूड, जैसे जो पौधे हैं, पौधे डायरेक्टली खा रहे हैं, जो शाकाहारी फूड है उसको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू मांसाहारी, जो आप मांस खाते हो, वो मांस वाला क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। और जो शाकाहारी हो गए, जैसे हिरन की बात करोगे और शेर की बात करो, तो हिरन की स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी, आपकी बड़ी होगी, जबकि जो शेर टाइगर है उसकी क्या हो जाएगी गाइज, आपकी छोटी होगी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, फ्रेनुलम बोलते हैं बंध। यह वह बिंदु होता है जहां से जीभ गले से जुड़ी होती है। जीभ और गले से जुड़ने का मतलब क्या है उसको समझो। ये है आपका, यहाँ है ना, यहीं पर क्या होगा, एक आपकी नाक वाली, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, हवा लोगे, तो ये एक पाइप यहाँ से आता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक खाने वाला पाइप है, तो जहां खाने वाला पाइप और ये सांस लेने वाला पाइप दोनों क्या होते हैं गाइज, जुड़े हुए होते हैं। एक को बोला जाता है फेरिंग्स और दूसरा होता है लैरिंग्स। ये डायग्राम से समझ गए होगे। अब आ जाओ, यहाँ इजी हो जाएगा। फ्रेनुलम क्या होता है, यह वह बिंदु होता है जहां से जीभ गले से जुड़ी रहती है। तो आपकी जो टंग है, टंग और गले के बीच में जो आपका जोड़ने का काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रेनुलम होगा। जीभ चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक होती है। याद रखना, अगर आपकी जीभ में कोई भी चोट आती है तो वो सबसे जल्दी क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है। ऐसे ही फेरिंग्स होता है जिसे ग्रीवा या ग्रसनी कहते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप ये माउथ है आपका, यहाँ से आपकी माउथ वाला पाइप गया, ये नोज वाला पाइप गया, तो यहाँ जो है ये जो कॉमन चीज है ना, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। तो कॉमन पार्ट ऑफ, व्हाट इज द कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव, मतलब आहार और श्वसन का कॉमन पॉइंट कहाँ होता है, फेरिंग्स में होता है। फिर उसके बाद स्टमक देख लो। आहार नाल का सबसे चौड़ा अंग होता है, सबसे वाइड, मतलब सबसे ज्यादा जो क्या कर दे, जिसका कह सकते हो आयतन ज्यादा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा। इसकी क्षमता 1.5 लीटर की होती है। कितना, मतलब 1.5 लीटर तक अगर आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो वो क्या कर लेगा, स्टमक स्टोर कर लेगा। उससे ज्यादा खाओगे तो खाना का क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। इसमें छोटे छोटे गेट होते हैं जिन्हें स्पिंचर कहते हैं। अभी मैंने बता दिया स्पिंचर क्या होता है, छोटे छोटे गेट्स लगे होते हैं जिसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड क्या करेगा गाइज, अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है। अगला आ जाता है आपका प्रत्यावहन, या इसी को क्या बोला जाता है, रिगर्गिट्रेशन। ठीक है, रिगर्गिट्रेशन क्या होता है, खाया हुआ खाना वापस आना। आपने गाय और भैंसों को खाना खाते हुए देखा होगा ना, तो माउथ में उनके वाइट वाइट चीजें बाहर आ जाती है। तो जब वो खाना वापस आ जाए, बाउंस बैक ऑफ फूड जो बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है गाइज, रिगर्गिटेशन बोला जाता है। स्पिंचर के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो ये बता दिया है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात जान लेते हैं। देखो, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3, ड्यूडेनम, जजेनम एंड इलेनम। नेक्स्ट है हिपैटिक वर्ड, लीवर के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछेगा हिपैटिक का मतलब क्या होता है, तो इसको लीवर बोला जाता है। इसीलिए लीवर के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाती है,
हेपेटोलॉजी कहलाती है। लीवर के अंदर 2 सेल होते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा मत जाओ। अगला है आपका पैनक्रियाज। यह 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है। जो अग्नाशय है वो कितने प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है? आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायक होता है। जो भी आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही आपके खाने में क्या होगा? वसा होगी, फैट होगी, तो लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है। अगला है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता करता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? देखो क्वेश्चन पूछेगा, ड्यूरिंग द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इट कन्वर्टेड। डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है? तो आप बोलोगे ग्लूकोज। फैट किसमें बदलता है? तो आप बोलोगे किसके में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर पूछे प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। किसकी सहायता से होता है? तो ट्रिप्सिन। फैट किसकी सहायता से? लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट किसकी सहायता से? एमाइलेज की सहायता से। अगला है आपका पेट से निकला खाना ड्यूडेनम में आता है, ठीक है। ड्यूडेनम मतलब जो आपकी आंत है उसके अंदर हो जाएगा। स्टमक में HCl रिलीज होता है, वो मैंने आपको बता दिया। HCl का काम बैक्टीरिया को मारना। इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 1.5 से कितने तक होती है? 3 तक होती है आपकी। HCl से स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो म्यूकस करता है। उसके बाद देखो पेप्सिनोजन स्टमक में होते हैं, जो HCl इसे क्या करता है? प्रोटीन में बदल देता है। तो ये है, ज्यादा वो देखना नहीं है, इजी है। मैंने पूरा एक बार समझा दिया है आपको। जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ? बता दे रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन पूछेगा फूड को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। सकस इंटायरिकस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो तरल पदार्थ निकलता है, हमारी आंतों में भी क्या होता है? तरल पदार्थ निकलेगा। खाने को मिक्स करने के लिए, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए, इस प्रोसेस को ये बोला जाता है सकस इंटायरिस। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रेशियो अगर पूछे तो 1:5 में क्या रहती है? ये रहती है, जो स्थान घेरती है। मतलब छोटी चीज में बड़ी चीज को रखने पर सरफेस टेंशन क्या होता है? बढ़ता है। ये कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपके लिए। लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू भोजन बाहर निकालता है। ये देखो यहाँ पर आपका है, ये जो ये रेक्टम है ये क्या है? एनस है। इसी के थ्रू हमारा जो क्या होगा? फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा आपका। गैल ब्लैडर बाइल जूस पित्त रस को स्टोर करता है। क्वेश्चन पूछता है पित्त रस को कौन स्टोर करता है? आप बोलोगे गॉल ब्लैडर। इसको क्या बोला जाएगा? खाने के पचने में क्या होते हैं गाइज? आपके 4 घंटे लगते हैं। मतलब कोई चीज आपने खाई है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो डाइजेशन होगा कंप्लीट, वो कितने घंटे लगाता है आपका गाइज? 4 घंटे लगाता है, ठीक है। तो 4 घंटे के बाद खाना खाया करो, कुछ भी अगर खाते हो तो। बाइल जूस पित्त रस को लीवर बनाता है। बनाता कौन है? लीवर। लेकिन गॉल ब्लैडर इसे क्या करती है? स्टोर करती है। और बाइल जूस को बाइल डक्ट के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये तीनों से क्वेश्चन पूछता है। केवल बाइल जूस के अगर क्या पूछ रहा है, इसको बनाता कौन है, तो आप लीवर में आंसर लगाना। अगर स्टोर कौन करता है तो आप पित्त की थैली गॉल ब्लैडर में लगाओगे। अगर पूछता है बाहर कौन निकालता है तो बाइल डक्ट पे लगाओगे। तो ये क्वेश्चन समझ गए होगे आई थिंक। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाती है? तो हेपेटोलॉजी कहा जाता है। मैंने बताया ना, हेप्टिक वर्ड लीवर से ही यहाँ रिलेटेड। स्टडी ऑफ स्टमक क्या है? तो गैस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ स्टमक मतलब आमाशय के अध्ययन। सलाइवरी लार क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को आपका ब्रेक करता है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। यहीं पर है देखो, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में क्या होता है? देखो पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन। मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करता है पूछता है, तो एक पेप्सिन होगा ऑप्शन में या ट्रिप्सिन होगा, दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसे कर दोगे। ये पेट में बनता है, पेप्सिन आपके स्टमक में बनेगा, लेकिन ट्रिप्सिन कहाँ होता है? आपका पैनक्रियाज में बनता है। और ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या कर देता है? कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन अगर पूछता है
प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? आप बोलोगे सर पेप्सिन भी करेगा, ट्रिप्सिन भी करेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन करता है। अगला है आपका फैट। अगर देखें तो फैट के लिए भी दो एंजाइम हमारी हेल्प करते हैं, एक लाइपेज होता है और दूसरा बाइल जूस होता है। फैट कहाँ से निकलता है, मतलब लाइपेज जो है ये लाइपेज कौन बनाता है, तो आप बोलोगे सर पैनक्रियाज बनाता है। बाइल जूस कौन बनाता है, तो ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो फैट का काम क्या है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है आपका लाइपेज, लेकिन हेल्प दोनों करेंगे। उसके बाद गाइस क्या है आपका डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट, मतलब जब खाने का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो ग्लूकोज आ जाएगा आपका, ठीक है, C6H12O6 में। फैटी एसिड, एडिपोज, ठीक है, एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं, मतलब जो भी फैटी एसिड बना है ना वो एडिपोज टिश्यू क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। एमिनो एसिड बनता है जो प्रोटीन को अवशोषित करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पानी को क्या करता है, अवशोषित करते हैं। मेडिसिन, अब ये देखो यहाँ से आपको समझना क्या है ना, अभी में डाइजेशन क्योंकि एंड हो गया है, अब ये जो ग्लूकोज बना है इसकी रिएक्शन हम करेंगे O2 के साथ, क्योंकि अब रेस्पायरेशन से क्या होगी, ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे। अब यहाँ से फिर ये पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, पाइरुवेट में चेंज होगा। और पाइरुवेट से अब यहाँ से हमें फिर ATP और ADP का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो पार्ट हम नेक्स्ट में रेस्पायरेशन, क्योंकि बेसिकली एनर्जी जो चाहिए वो AT की फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है। उसके लिए जरूरत क्या है, इस ग्लूकोज का दहन कराना पड़ेगा, रिएक्शन करवानी पड़ेगी ऑक्सीजन के साथ। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और कैसे ऑक्सीजन क्या हमारे अंदर बॉडी में एंटर करता है। तो ये डाइजेशन खत्म कहाँ पे होता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, फैटी एसिड मिल जाएंगे और अमीनो एसिड मिल जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन पानी को अवशोषित करती है। अगर पूछे भोजन से पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो आप बोलोगे सर लार्ज इंटेस्टाइन। मेडिसिन मुंह से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, जितनी भी आप टैबलेट्स लेते हो ये कहाँ जाती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वार्सियरकर और मैरिस्मस रोग हो जाते हैं। ये मैंने फूड की पहली वीडियो में आपको कंप्लीट मतलब बता दिया है किस तरीके से ये होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने ज्यादा ये चीजें नहीं की कि पूरी थ्योरी रख दी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। वन लाइनर की क्वेश्चन में पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करेंगे गाइज सेकंड वीडियो में, इसके बाद वाले पार्ट में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर, तो जितना ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओगे, अगर अच्छे देखो लाइक करो तभी जाके आपको आगे भी क्या होंगे फिर वीडियोस देने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।